हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप मेरे क्लास 11 के सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल ग्रेविटी सर्कल, द ओनली नंबर 1 चैनल ऑफ केमिस्ट्री, जिस पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12, फॉर जेई, फॉर नीट। इनफैक्ट कई सारे बच्चे तो हमें ओलंपियाड्स के लिए भी फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, मत जाओ किसी कोचिंग, मत लगाओ किसी ट्यूशन, मत पैसे वेस्ट करो, क्योंकि आपके अपने मृत्युंजय सर हैं। आपके अपने मृत्युंजय सर आपको पढ़ाने के लिए अभी हम जिंदा हैं। चलो, तो चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज यहां पर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। मैं पहले ही आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़ो। केमिकल बॉन्डिंग जरूर क्यों पढ़े सर? भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के शेप, हाइब्रिडाइजेशन, सब कॉन्सेप्ट यहीं से उठ के आया है। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सीखेंगे, जिस पर पूरी एक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बता पाया? भाई, सबसे पहला सवाल ये एग्जिस्ट हुआ, सबसे पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि हाइड्रोजन H2 फॉर्म में क्यों मिलता है? Why H2 form of hydrogen exist? Why H2 form of hydrogen exist but not H3? इवन हीलियम का He2 क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, why noble gases are monoatomic? यानी आपके जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्यों मिलती है? वो कभी भी किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाकर क्यों नहीं होती? अच्छा, तीसरा, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, SO2 तीन एटम का मॉलिक्यूल है, H2O तीन एटम का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड तीन एटम का मॉलिक्यूल है, बट दे ऑल हैव डिफरेंट शेप। इन लोगों का डिफरेंट शेप निकलकर क्यों आ रहा है? ये मॉलिक्यूल्स जब तीनों में तीन टाइप के एटम है और तीनों में तीन ही एटम है, तो इनका शेप अलग अलग क्यों है? उसके अलावा वाई सम आर आयोनिक, मतलब कुछ कंपाउंड दुनिया में आयोनिक क्यों होते हैं, वाइल सम आर कोवेलेंट, कुछ कोवेलेंट क्यों होते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने आपसे कहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों होते हैं, यह हमें नहीं पता, ऐसा क्या हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, व्हाई बॉन्डिंग टेक प्लेस, व्हाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ऐसे कई सवाल हैं जो अभी आप लोगों को भी शायद क्लियर नहीं होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के पीछे अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हम केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ रहे हैं। हम इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि कुछ एटम्स अकेले रहते हैं दुनिया में, तो कुछ डायटॉमिक हो जाते हैं लेकिन वो ट्रायटॉमिक नहीं मिलते, कुछ में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं लेकिन उनका शेप अलग होता है, कोई आयोनिक कंपाउंड बना रहा है मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंट बन रहा है, कोई मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बन रहा है, और सबसे बड़ी बात, बन क्यों रहा है? ये सारे के सारे सवाल हम इस चैप्टर के अंदर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले हम लोग एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ के आ गए हैं, लेकिन हमने इस प्राणी को अभी तक ठीक से प्यार भरी नजरों से नहीं देखा। मॉलिक्यूल, क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स। जी सर, बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये एटम के ग्रुप होते हैं दैट आर केमिकली बॉन्डेड, दैट आर chemically bonded to each other, that are
केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो एक दूसरे के साथ में केमिकली बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आइए एक बार इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में भी हम लोग सीख लें, दैट व्हाट इज केमिकली बॉन्डेड। बेटा क्या होता है, दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इन लोगों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है जो इन एटम्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप समझो कि मैं हूं और एक बहुत सुंदर कन्या है। अब वो सुंदर कन्या जब मेरे सामने आई तो सुंदर कन्या को मैंने देखा, सुंदर कन्या, तो भाई क्यों मैंने उसको देखा, क्योंकि वो सुंदर है। अब एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया, अब मैं उसके पीछे 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 घूमूंगा, अल्टीमेटली उसे शादी कर लूंगा। हाँ, उस सुंदर कन्या का नाम अमृता है जिससे मेरी शादी हुई है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, लव। आप बोलोगे वो अट्रैक्शन को आपने क्या नाम दे दिया, प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क। तो उसी प्रकार ये जो दो एटम्स होते हैं, इन एटम्स के बीच में भी कुछ डेवलप होता है, कुछ फोर्स डेवलप होता है और वो फोर्स इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध देता है, जोड़ देता है, अटैच कर देता है। उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड्स को हम यहां पर डिफाइन करेंगे दैट केमिकल बॉन्ड्स आर force of attraction. Chemical bonds are the force of attraction that develops between the atoms, and join them together to form a molecule। यानी जो आपने कहा अभी कि मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक एटम दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है केमिकल बॉन्ड से। तो ये केमिकल बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक एटम को दूसरे से जोड़ के रखता है। मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक एटम को दूसरे एटम से हम कोई फेविकॉल से या फेविक्विक से या सेलो टेप से नहीं जोड़ रहे, हम उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़े। फोर्स यानी फिजिकल फोर्स, यानी फिजिक्स आ गई अब यहां पे थोड़ी सी। क्या बात समझ में आ गई? नाउ मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग वापस बात करने चले तो मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स, ऐसे कोई ज्यादा टफ नहीं होते, पर एक बार इन पे नजर मारना बहुत जरूरी होता है। पहला टाइप इज डायएटॉमिक। दूसरा टाइप भी मैं ले लेता हूं डायएटॉमिक। तीसरा टाइप मैं ले लेता हूं पॉलीएटॉमिक और चौथा टाइप भी ले लेता हूं मैं पॉलीएटॉमिक। यहां पर डायएटॉमिक में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं होमोन्यूक्लियर, डायएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर, डायएटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब सर इनका क्या मतलब है, ये चार तरीके के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं देखिए। डायएटॉमिक, डाई मतलब टू, एटॉमिक मतलब एटम, यानी आप यहां पर मुझे बताइए कि आपके इस मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, दो एटम होंगे। होमो मतलब सेम एंड न्यूक्लियर मतलब इनका न्यूक्लियस सेम होगा। अब आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बार पढ़ के आए हैं कि अगर किसी के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो वो सेम एटम की बात हो रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम हो गया। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई दो एलिमेंट के सेम नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर एक फिंगरप्रिंट की तरह है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट मौजूद एक फिंगरप्रिंट की तरह है जो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग ही होंगे। तो अगर कोई दो एटम्स जिनके न्यूक्लियस है सेम हो, वो सेम टाइप के एटम हो गए। मतलब यहां पर आप लोगों को जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे
उसमें 2 एटम होंगे और दोनों एटम सेम टाइप के होंगे, जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2, जैसे F2, जैसे Cl2, जैसे Br2, है ना, जैसे कि तुम्हारा I2 एक्सेट्रा। समझ में आया पॉइंट गुलजारी लालो को? दूसरा डायटोमिक हेट्रोन्यूक्लियर। अब डायटोमिक मतलब 2 एटम, एंड हेटेरो का आप यहां पर केवल मीनिंग लिख लो डिफरेंट, एंड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब अब यहां पर 2 एटम तो होंगे लेकिन दोनों का न्यूक्लियस अलग 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 होगा। मतलब यहां पर अब आपके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, जैसे HCl, जैसे HF, जैसे HBr, जैसे HI, जैसे तुम्हारा NaCl, तुम्हारा LiCl, इस तरीके के जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। होंगे 2 ही एटम, देखो HCl में 2 एटम, HBr में 2 एटम, HF में 2 एटम, HI में 2 एटम, NaCl में 2 एटम, LiCl में 2 एटम है, 2 एटम लेकिन अलग अलग टाइप के। नाउ यहां पर हम लोग बात करें पॉली एटॉमिक होमोन्यूक्लियर, तो पॉली का मतलब अब आप लोग समझ ही गए हो, पॉली मतलब किसी कुत्ते का नाम नहीं है, इसका मतलब होता है मैनी, एंड एटॉमिक यानी हम 2 से ज्यादा को पॉली एटॉमिक में गिन लेते हैं, एंड होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप के एटम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत मजा आएगा, जैसे ओजोन O3 है 3 एटम, मतलब 2 से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक, एंड होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप के, O3 हो गया, फिर तुम्हारा P4 हो गया, तुम्हारा S6 हो गया, तुम्हारा S8 हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। एंड हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक तो अब आप लोग जब समझ ही गए हो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे, मतलब डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, और वो भी पॉलीएटॉमिक यानी 2 से ज्यादा। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्या क्या ले सकते हो, आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो HNO3, H2SO4, है ना, फिर तुम्हारा K2Cr2O7, KMNO4 एक्सेट्रा। अब इस तरीके के इसके अंदर ले सकते हो। बोलो क्या आपको मॉलिक्यूल का टाइप समझ में आ गया, क्या आपको केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऑक्टेट रूल के बारे में पता चला। अब यहां पर एक्चुअली क्या हुआ, डेवलपमेंट्स की बात शुरू होने लगी। अब हम लोग यहां पर एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, जब यहां पर डेवलपमेंट्स पढ़ना, DEVLOP, डेवलपमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यानी अब यहां पर क्या होने लगा, अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इसके बारे में सर्च करना चालू करा। भाई सबसे पहले तो होड़ मची थी कि एटम क्या होता है, एटम काहे से बना होता है, एटम का मॉडल कैसे होता है, एटम कैसे दिखता है। पहले तो सब लोग इसके पीछे लड़ मरे, लेकिन बाद में क्या होने लगा, जब एटम के बारे में सब कुछ पता चलने लगा तो 1916 के आसपास 2 साइंटिस्ट, जिनका नाम था ल्यूविस और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था कासेल, लुइस कॉसेल। तो लुइस कॉसेल ये 2 साइंटिस्ट थे दैट वर्क इंडिपेंडेंटली, है ना, यानी इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम करा, एक साथ मिलकर काम नहीं करा इन लोगों ने, लेकिन इन दोनों का काम लगभग सेम था। दे वर्कड इंडिपेंडेंटली, लेकिन इनका काम सेम था, अलग अलग काम करा, लेकिन इनका जो ओवरऑल कंक्लूजन आया वो सेम आया। और ये वो पहले 2 लोग थे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में पहला स्टेप उठाया, एंड दे म्यूचुअली प्रपोज्ड द ऑक्टेट थ्योरी। यानी इन दोनों ने मिलकर हमें कौन सी थ्योरी बनाकर दी, हमें बनाकर दी ऑक्टेट थ्योरी। हमें कौन सी थ्योरी प्रोड्यूस करके दी, हमें ऑक्टेट थ्योरी करके दी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये थ्योरी आपको क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी बोलती है आपको दैट एवरी एटम इन नेचर, एवरी एटम इन नेचर, ब्रैकेट में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट आपके नोबल गैसेस, एक्सेप्ट आपकी नोबल गैसेस, जैसे आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी आपके जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं ना, ट्राइस,
tries to get 8 electrons in their valence shell, in their valence shell, यहां पर भी ब्रैकेट आएगा, यहां पर भी एक एक्सेप्शनल केस आएगा, यहां पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि इनके पास में केवल एक ही शेल होता है। हम यहां पर स्टार बना के इसको यहां पर लिख लेंगे ताकि आपको फर्दर कंफ्यूजन ना रहे। स्टार बना के लिखेंगे दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव ओनली वन शेल एंड इट कैन accommodate only 2 electrons in it and we called it as duplet। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे ड्यूप्लेट बोलते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि दुनिया के सारे एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करेंगे, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इनके पास में एक ही शेल होता है और ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, जिसे आप बोलते हैं ड्यूप्लेट। सो एवरी एटम इन नेचर, नोबल गैसेस तो ये काम करते ही नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं दे ऑलरेडी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell, they already have 8 electron in valence shell and therefore are stable। और ये ऑलरेडी क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम को 2 की जरूरत होती है, जिसमें हीलियम के पास 2 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। बाकी सारे एटम 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे इन देयर वैलेंस शेल। ईदर कैसे लाएंगे? ईदर बाय, ये कैसे लेकर आएंगे? either by donating, accepting or sharing of electron with other atom either of same type or of different type। यानी दुनिया का हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा और वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा पूरी तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा पूरी तरीके से, या इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसी दूसरे एटम के साथ, और वो दूसरा एटम सेम टाइप का भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या अलग टाइप का भी हो सकता है, सोडियम क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरीके से। क्या ये चीज समझ में आई? एंड दिस थियोरी इज कॉल्ड एज ऑक्टेट थ्योरी, एंड इस थ्योरी को ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं। क्या आप लोगों को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आई? ठीक है, अब हम यहां पर इन दोनों के इंडिविजुअल वर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि किसने कैसे और किस हिसाब से हमें यह चीज एक्सप्लेन करी। सबसे पहले हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लुईस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लुईस ने बोला, सबसे पहले लुईस ने हमें एक चीज इमेजिन करवाने की कोशिश करी। सो लुईस फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन्ड an atom have 2 parts। इसने हमें बताया कि एक एटम के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, अच्छा ठीक है। पहले पार्ट को इन्होंने नाम दिया कर्नल, पहले पार्ट को इन्होंने नाम दिया कर्नल, और दूसरे पार्ट को इन्होंने नाम दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कर्नल का मतलब क्या होगा सर? कर्नल का मतलब होगा आपके एटम का एक तो न्यूक्लियस, आप लोग सब जानते हैं न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स एंड सारे के सारे न्यूट्रॉन्स हो।
एक तो इन्होंने क्या इमेजिन किया, कर्नल में, मतलब एटम का पहला पार्ट कर्नल, कर्नल कहां से बना, एक तो तुम्हारे न्यूक्लियस से और दूसरा तुम्हारे जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको मिलाकर बना आपका कर्नल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, क्या यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से इन्होंने हमें एक एटम को इमेजिन करने के लिए बोला। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? 100% क्लियर? ठीक है, देख लो एक बार इसको ध्यान से। नाउ इन्होंने हमें इमेजिन करने के लिए बोला, नाउ every atom just like a cube, आप लोग सब जानते हैं ये क्यूब को, every atom just like a cube have 8 corners, आप लोग जानते हैं ना कि आपके पास में अगर एक क्यूब होगा तो उस क्यूब के पास में कितने कॉर्नर्स होंगे, उस क्यूब के पास में 8 कॉर्नर्स होंगे। जैसे मैंने एक ये बनाया, फिर एक ये बनाया, ये आपका क्या हो गया, एक क्यूब बनाने की प्रोसेस हो गई। हमने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया। अब हमने क्या करा, हर कॉर्नर पर एक बार नजर दौड़ाई। पहला कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा कॉर्नर ये हो गया, चौथा कॉर्नर ये हो गया, पांचवा कॉर्नर ये हो गया, छठा कॉर्नर ये हो गया, सातवां कॉर्नर ये हो गया और आठवां कॉर्नर ये हो गया। अब आपके क्यूब के 8 कॉर्नर्स हो गए। तो लुईस ने हमें बोला कि आप एक एटम को भी ऐसे इमेजिन करो, ये एटम है और ये क्यूब नहीं, ये एटम का वैलेंस शेल है, ये एटम का वैलेंस शेल है और ये एटम के 8 कॉर्नर्स नहीं है, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, दैट एवरी एटम, ही इमेजिन दैट नाउ एवरी एटम जस्ट लाइक अ क्यूब हैव 8 कॉर्नर्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अब एक बात बताओ, क्या एक क्यूब बिना 8 कॉर्नर के बनाया जा सकता है? मतलब अगर मैं इस क्यूब का ये कॉर्नर हटा दूं ये, तो कैन यू बिलीव या कैन यू इमेजिन कि ये क्यूब बन सकता है? इस कॉर्नर के क्यूब बन ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार लुईस ने बोला कि एक एटम जब तक अपने पास में 8 इलेक्ट्रॉन ना ले आए वो स्टेबल नहीं हो सकता। इसीलिए उस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। समझ में आया तुमको लुईस की बात? तो लुईस ने बोला इमेजिन करो, तो जस्ट लाइक अ क्यूब, सो जस्ट लाइक अ क्यूब cannot be made without 8 corners। इन्होंने क्या बोला कि जिस प्रकार आपका क्यूब 8 कॉर्नर्स के बिना बन ही नहीं सकता, an atom cannot gain stability without 8 electrons, hence they need to accept, donate और share the electrons। इमेजिन करो ये एटम यहां पर उसने बना दिया सोडियम, तो आप इमेजिन कर लिए कि ये सोडियम का कर्नल हो गया। कर्नल में तुम्हारे सोडियम के एक तो न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस के अलावा इसके सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सोडियम के आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप देखो सोडियम के 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर्स खाली हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? अब मान लो यहां पर सोडियम की जगह पर उसने डाल दिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो अब आप खुद इस बात से समझो कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा ताकि उसका
8 के 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएं, और सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लाए इतना ताकतवर नहीं है, तो सोडियम अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और इस हिसाब से लुईस ने हमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो लुईस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर सेम था, एंड इसी के बेसिस पर लुईस ने कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी प्रपोज करे, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में जाकर यह समझ पाए कि कौन से एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो लुईस ने डॉट स्ट्रक्चर बनाए और हमें बताए, देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन ये। अब लुईस के डॉट स्ट्रक्चर में ये जो सिंबल है, लुईस के डॉट स्ट्रक्चर में ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक्चुअली इसके कर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये एक्चुअली इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। क्या आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आया? देखिए हाइड्रोजन के बाद में क्या आया? हाइड्रोजन के जस्ट बाद में आ गया हीलियम, और आप लोग जानते हो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हाइड्रोजन के बाद में क्या आ गया? हाइड्रोजन के बाद में आ गया आपका लिथियम, लिथियम के बाद में आ गया बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर लिथियम के बाद में आ गया सोडियम, बेरिलियम के बाद आ गया मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद में आ गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सो देयरफॉर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। तो यहां पर लिथियम का ये जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तो इसके अंदर के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम के इनर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लिथियम का न्यूक्लियस जिसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। तो ये सब तुम्हारे ये लिथियम से डिनोट हो गया, और केवल अब ये जो तुम्हारा वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर केवल और केवल आप एक डॉट बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब बेरिलियम में आ जाएंगे इसी प्रकार 2, बोरॉन में आ जाएंगे 3, कार्बन में आ जाएंगे 4, तो नाइट्रोजन में आ जाएंगे 5। अब देखो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। मतलब आपको एक सिंबल के आसपास 1 2 3 4, ये 4 में ही रखने। अब जब 4 पूरे हो जाएं और 5वें पे आना हो तो फिर ऊपर वाले की पेयरिंग कर दो, ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर फॉर्म में आ गया। एंड जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर फॉर्म में आ जाए तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है लोन पेयर। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो सोडियम के अंदर एक लोन पेयर है, और ये जो 3 अकेले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे। अब ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तब ऑक्सीजन में तुम्हारे 2 लोन पेयर है और 2 इंडिविजुअल अकेले इलेक्ट्रॉन है। वैसे फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, नियॉन के अंदर सब कुछ ऑलरेडी पेयर्ड है। बस सोडियम का भी ऐसा ही होगा, मैग्नीशियम का भी ऊपर जैसा होगा, एल्यूमिनियम का बोरॉन जैसा होगा, सिलिकॉन का कार्बन जैसा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन जैसा होगा, सल्फर का ऑक्सीजन जैसा होगा, क्लोरीन का फ्लोरीन जैसा होगा, और आर्गॉन का अपने भाई नियॉन जैसा होगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस के द्वारा हमें प्रोवाइड कर दिए गए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या आया?
अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यहां पर सिग्निफिकेंस क्या आया, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यहां पर सिग्निफिकेंस ये आया कि आप लोगों के ये जो एलिमेंट्स है अगर हम इन्हें इस तरीके से ग्रुप वाइज अलग कर दे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम इन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज एक दूसरे से सेग्रीगेट कर दें, तो यहां पर अब आप देखो कि जो लिथियम है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि लिथियम हो या सोडियम हो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस को इतना पावरफुल थोड़ी कि 8 इलेक्ट्रॉन लिया है। तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में यह बात सीखी थी कि कोई भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है ना, उसमें स्पेस पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके हिसाब से होती है। अब तुम उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले आओ तो ठीक है, लेकिन तुम अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले आओगे तो वो छोटी सी स्पेस में 7 इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कितना रिपेल करेंगे, तो वो तो एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। प्लस सोडियम का न्यूक्लियस या लिथियम का न्यूक्लियस इज नॉट दैट मच पावरफुल कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके होल्ड कर सके, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वैलेंसी 1 हो गई, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, तो इधर के 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो गए, इधर के 3 क्या हो गए आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो गए। लेकिन जब हम कार्बन पर आते हैं तो कार्बन वाले केस में क्या होता है कि कार्बन का न्यूक्लियस इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। आपने आयोनाइजेशन इंथैल्पी में पढ़ा था कि जब हम एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे वो नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाएगा। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा नहीं। अच्छा, इसको बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो वही प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियस इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले आए, और इनका साइज भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख ले, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो आएंगे, बट यूजुअली ये लोग क्या कर पाएंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर पाएंगे। ये लोग क्या कर पाएंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही कर पाएंगे। समझ में आई बात आप लोगों को। लेकिन यहां से अगर आप इन 3 को देखें तो अब इनका साइज छोटा हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आएंगे तो साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस पावरफुल होगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब देखो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 5 छोड़ेगा नहीं, अब ये 3 ले आएगा, ये 2 ले आएगा, ये 1 ले आएगा, और इसको लाने की जरूरत नहीं। तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इनकी वैलेंसी के बारे में भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगी, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद वाली बात है। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों बात को? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए कि आप लोग लुईस के कॉन्सेप्ट को समझ पाए? एंड लुईस ने इन वैलेंसीज को एक नाम और दिया, दैट इज देयर ग्रुप वैलेंसीज, यानी ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपने इन्हें ग्रुप वैलेंसी नाम दे दिया। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 फिर आपके बोरॉन की, इस तरीके से आपने इसको नाम दे दिया। ठीक है, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सॉर्ट ऑफ। ठीक, समझ में आया? कौशल के वर्क की तरफ चलें, कौशल के वर्क की तरफ चलें। अब लुईस का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, यानी लुईस ने अलग भाषा में बात बोली। लुईस ने बोला एक क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर है, वो 8 कॉर्नर के बिना काम नहीं चल पाएगा। वैसे ही एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वरना काम नहीं चल पाएगा। अब हम जरा कौशल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो आपके कौशल हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। अब देखो मैंने कौशल के ऊपर 2 डॉट लगाए हैं ओ के ऊपर, वो मैं डिजाइन नहीं दे रहा हूं, वो उसका प्रोनाउंसिएशन कासेल हो जाता है, कासेल।
आदमी उल्टी कर सेल, मतलब इसके पापा को पूछा गया होगा कि बेटा आपके बेटे का नाम क्या रखें, और इनके पापा को उस समय हो रहा होगा उल्टी, तो इन्होंने बोला होगा सेल, तो कासेल नाम रख दिया। चलिए कौशल कॉन्सेप्ट, कौशल ने बिल्कुल शर्मा जी का बेटा और वर्मा जी की बेटी वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया। जैसे शर्मा जी का बेटा आइडल है, वर्मा जी की बेटी आइडल है, वर्मा जी की बेटी मतलब डॉक्टर बनेगी ही, शर्मा जी का बेटा मतलब इंजीनियर बनेगा। ठीक उसी प्रकार इन्होंने सोचा पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं, वो सबसे ज्यादा आइडल होती हैं। जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं वो सबसे ज्यादा आइडल होती है, नोबल गैसेस की तरह दुनिया में और कोई नहीं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से कंप्लीटली मौजूद होते हैं। तो इन्होंने बोला कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस के या तो राइट साइड होते हैं या तो वो लेफ्ट साइड होते हैं, यानी कि या तो राइट विंग होते हैं या तो लेफ्ट विंग होते हैं। राइट विंग वालों को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट विंग वालों को इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मैं पहले ही एक बात बता दूं, कोसेल के कॉन्सेप्ट से ही आयोनिक बॉन्डिंग निकली है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखेंगे कि कोसेल ही वो बंदा था जिसने आयोनिक बॉन्डिंग की फाउंडेशन रखी। आप देखो लुईस के कॉन्सेप्ट में कहीं से कहीं तक ये बात नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा इलेक्ट्रॉन लूंगा, उसने बोला छोड़ ले या शेयर कर, कुछ भी कर पर 8 पूरा कर। लेकिन कोसेल ने अपने काम में यह बोला कि छोड़ या ले और आयंस बना और आयोनिक बॉन्डिंग कर, यानी कि इनका काम भी लगभग वैसा ही था, बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले कॉन्सेप्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी बनाया जा सकता है। इनका कॉन्सेप्ट वहां तक गया नहीं था, लुईस का गया था। लुईस का कॉन्सेप्ट से मतलब आप यह समझ सकते हो कि लुईस का कॉन्सेप्ट आयोनिक बॉन्डिंग को तो सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लेना और देना, लेकिन कोवेलेंट को भी सपोर्ट करता है, शेयर करना। समझ में आई? लेकिन कोसेल का कॉन्सेप्ट केवल आयोनिक बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल था। और उन्होंने बोला नोबल गैसेस के इस तरफ आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रख सकते हो। अब आप लोग सब जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, यानी दीज गाइज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड दीज गाइज आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? तो यहां पर इनका पहला स्टेटमेंट क्या था? हम लोग एनसीईआरटी से एक बार इनका स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, हम एक बार एनसीईआरटी देख लेंगे इनके स्टेटमेंट के लिए। अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर इन्होंने बोला कि इस साइड के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लाइक एग्जांपल तुम्हारे पास में सोडियम है, सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि देखिए अभी इसके वैलेंस शेल में, अभी इसके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6। एंड यहां पर आप लोग अब ये देख पा रहे हैं कि इसका 3s जो था ऑर्बिटल, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन की वजह से था। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ही चला गया तो ये शेल का काम खत्म, ये शेल एम्प्टी हो गया, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो अब सोडियम पॉजिटिव के लिए ये बन गया वैलेंस शेल, Na पॉजिटिव के लिए ये बन गया वैलेंस शेल, और अब इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मतलब Na पॉजिटिव अब जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो वो जब कंपाउंड बनाएगा उसमें Na पॉजिटिव स्टेबल रहेगा। सिमिलरली इस तरफ इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया, यहां पर इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि जब आपके पास में क्लोरीन होगा
तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 होगा, जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हो कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब क्लोरीन मरे जा रहा है कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो मेरा जीवन सफल हो जाए, और वो उसे सोडियम के द्वारा दे दिया जा रहा है, और ये बन गया Cl-1। Cl-1 बनते ही आप क्लियरली यहां पर देख पा रहे हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। एंड अब आप देखो इसके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। ओके, नाउ समझिएगा, इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को नाम दिया गया कैटायन, और इस नेगेटिवली चार्ज आयन को नाम दिया गया एनायन। कैटायन एंड एनायन समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अब क्या होगा, नाउ दिस कैटायन Na पॉजिटिव एंड दिस एनायन Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विच इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे नाम दिया जाता है आयोनिक बॉन्ड। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यानी कोसेल के कॉन्सेप्ट से ही कुछ कुछ निकल कर आ रहा है आपका आयोनिक बॉन्ड। क्या आप लोगों को कोसेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोसेल ने और एग्जांपल्स भी दिए इसको समझाने के लिए। कोसेल ने बोला, मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। जब इसके सामने क्लोरीन और क्लोरीन आएंगे तो सोडियम और कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, जिसे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ने अपने यहां के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ ऐसा नजर आने लग रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि अब इसका वैलेंस शेल 3rd शेल हो चुका है और उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयोनिक बॉन्ड से Cl नेगेटिव बन चुका है, और यहां पर इन दोनों के पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करके 8 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास में आ चुके हैं। तो यहां पर भी जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक बॉन्ड बना। तो कोसेल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिली अबाउट आयोनिक बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? पक्की बात? पक्की बात प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार हमारी एनसीईआरटी खोल लेते हैं, और एक बार एनसीईआरटी को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी नीट एस्पायरेंट है, मेरा ये हमेशा मानना है कि आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करनी है। तो अब क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या पढ़ लिया है, देखो हम लोगों ने यहां से केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन उठा ली थी, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे एटम आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज आर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हम लोगों को करनी है। फिर आपकी लुईस कॉसेल अप्रोच आ गई। लुईस कॉसेल ने 1916 में काम किया था, इंडिपेंडेंटली काम किया था, और दे वर फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस विच वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, जैसे मैंने आपसे कहा था नोबल गैसेस। तो यहां पर क्या हुआ था, लुईस का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, द सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ही फर्दर अज्यूम दैट दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। इन्होंने पूरा क्यूब के बेसिस पे काम किया था। आप पूरा लुईस सिंबल वगैरह इसके अंदर देखेंगे। देखिए लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है?
that the number of dot around the symbol represent the valence electron. ग्रुप वैलेंसी निकल कर आई थी इससे, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं. कौशल ने हमें क्या बताया? अच्छा देखो यहां पर एक बात और इसने बोली कि जो तुम ग्रुप वैलेंसी निकालते हो वो कैसे निकालते हो? 8 माइनस. अब इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारे ग्रुप 14 यानी कार्बन है, कार्बन के बाद जो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है. एक्चुअली जब आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में तुमको 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 6 कर दो तो 2, तो 2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी. और आप ग्रुप 14 के पहले जैसे आप ग्रुप 13 की बात करो, ग्रुप 2 की बात करो, तो मान लो ग्रुप 2 का अगर मैं एग्जांपल लूं, आज मेरे से कैच नहीं हो पाया और इसका पिछवाड़ा खुल चुका है जिसे मैं दबा के बंद करने की कोशिश कर रहा हूं बट बंद नहीं हो रहा है. लगता है ये तो टूट गया भाई साहब. लग गया. ओके, तो जब हम बात करें यहां पर मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बस 2 लिख दो. तो ग्रुप 14 के पहले अगर आपको किसी की वैलेंसी लिखनी है तो ग्रुप 14 के पहले की वैलेंसी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ग्रुप 14 के बाद की वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उससे आपको इसकी वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा. फिर यही कौशल ने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को और हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को अलग अलग रख दिया, बीच में नोबल गैस रख दी. हेलोजन्स नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव आयन तुम्हारे मेटल्स फॉर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके. नेगेटिव और पॉजिटिव आयन स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ में चिपक के अजाइन कर लेंगे क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको पकड़ के रखेगा. जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने लिया, NaCl जुड़कर NaCl बन गया. कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, CF2 बन गया. एंड इस तरीके के बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहां पर नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? और फिर हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पहले ही देख लिया था. ऑक्टेट रूल लुईस कौशल ने दिया था जो हमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए और वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाए. अब कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात जो कि लैंगमुइर चाचा ने करी थी, लुईस के कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके, जैसा मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि लुईस के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करी गई है, कोसेल केस में नहीं करी गई. तो कैसे हुई, क्या हुई, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना. पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं, तुम लोग जान लगा के शेयर करो, बस शेयर करो. 11th के हर बच्चे के पास अपना वीडियो पहुंचना चाहिए. यह मत सोचो कि मेरा क्या होगा, तुम तुम्हारा पढ़ो, तुम तुम्हारी रैंक लाओ, किसी और का भी भला करो एंड मेरा भी करो. क्योंकि मुझे जब अपने सब्सक्राइबर्स गेन होते हुए दिखते हैं तो मैं केवल नंबर गेम के लिए काम करता हूं. जब मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि मेरे वीडियोस बच्चों तक पहुंच रहे हैं, बच्चों का भला हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं. सो विदाउट आस्किंग एनी सिंगल रूपी मैं सिर्फ पढ़ाना चाह रहा हूं. तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को हर बच्चों तक पहुंचाएं ताकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड हूं एंड ऐसे धमाकेदार वीडियोस लाता रहूं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.